नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल तोमर। आज जैसा आपको पता ही होगा काशीराम जी की जयंती है और हमारे यहाँ कोर्ट में छोटा सा प्रोग्राम था और मेरे यहाँ आसपास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी कुछ लोगों ने छोटा मोटा प्रोग्राम किया था काशीराम जी की जयंती को लेकर के और मैं उधर इनवाइटेड था, तो मैं अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ। तो मुझे रास्ते में मेरे दोस्त सुरेंद्र जी मिले और फिर से मैंने सोचा कि इन पर काशीराम जी की जयंती पर कुछ दो शब्द हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी इनके बारे में जान सकें, इन महान हस्ती के बारे में जान सकें कि इनका जो दृढ़ निश्चय था समाज के उद्यान को लेकर के, कि किस प्रकार से समाज को आगे ले जाना है और समाज में एक चेतना जगानी है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर के चल सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये समझ सकें कि आज भी वो कहीं ना कहीं एक शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन अपना त्याग दिया, किस लिए? केवल अपने समाज के लिए। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन त्याग दिया, अपने वो सबसे बड़े थे अपने सातों भाइयों। बड़े होने के नाते भी आपको पता ही है कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके, भाइयों को छोड़ करके। केवल ये चीजें एक महान व्यक्ति ही कर सकता है जो अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके समाज को दे। तो इसी मुद्दे पर मुझे लगा कि इन पर ये चीजें जो उनके बारे में है ये लोगों को जरूर जाननी चाहिए, खासकर उस समाज को जिनके लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। तो मेरे साथ मेरे दोस्त फिर से आज मौजूद हैं सुरेंद्र जी, तो इनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। हेलो सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और कपिल जी के साथ हम ये दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। आज मान्यवर काशीराम जी की डेथ एनिवर्सरी है, तो तरह तरह के लोग उनको अपनी विरासत में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आज हम कपिल जी के साथ हैं। तो कपिल जी शुरुआत कीजिए। तो सुरेंद्र जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हम जब काशीराम जी का नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में क्या प्रश्न आते हैं और कैसी छवि उभर के आती है? क्योंकि मैं अभी भी जानता हूँ, हमने काशीराम जी से पहले भी अन्य समाज के जो उद्यान के लिए लोग आगे आए हैं उनके नाम सुने हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले जाएं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस से पहले जाएं, तो हम ज्योतिबा फुले का नाम सुनते हैं और सावित्रीबाई फुले और अन्य तमाम। किस भक्ति काल में चले जाएं तो रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, इन तमाम संतों के नाम हम सुनते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन को और एक ज्ञान को प्रचलित किया, लोगों तक पहुंचाया। तो ये आप काशीराम जी को उन लोगों से और एक विचार से उन लोगों से कैसे जोड़ेंगे? तो उनकी मुझे एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। आपका ये जो पर्सन है काफी ज्ञानवर्धक है और इस पर्सन में काफी पर्सन जुड़े हुए। सबसे पहले अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वो पंजाब जिले से आते हैं, जो पहले रोपड़ था अब रूपनगर नाम है। तो वो रामदासिया सिख परिवार से थे। उनके जो वंशज थे पहले हिंदू समाज से आते थे, लेकिन बाद में जो सिखों के 5वें गुरु थे रामदास जी, उनके कहने पर उनका जो समाज था वो सिख धर्म में आ गया था। तो हमें पता लगता है कि जो उस समय जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, सामाजिक भेदभाव, वो सिख धर्म में भी अभी आ चुका है। नहीं तो काशीराम जी को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती? तो वो रामदासिया सिख परिवार से थे, जो मतलब भारत में जो चमारों की उपजाति होती है उसी से संबंधित होते हैं, तो उसी कास्ट से थे। तो उनका परिवार तो वैसे संपन्न था। काशीराम भी कई बार बोलते थे कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनके परिवार से 9 लोग शहीद हुए थे और सेकंड वर्ल्ड वार में भी 2 या 3 लोग उनके परिवार से शहीद हुए थे। तो काशीराम जी की जो आम का बाग था वो भी लीज पे लेते थे, खेती करते थे। तो उनकी आर्थिक तौर पर अगर स्थिति देखी जाए तो काफी संपन्न थे। लेकिन जो सामाजिक भेदभाव था, जैसे कि हमें पता है कि उनका 15 मार्च 1934 को जन्मदिन है, उनको जन्म हुआ था। तो अब देखते हैं कि जब वो युवा अवस्था में थे या बाल्यावस्था में थे तो भारत का संविधान लागू हो चुका था। जैसे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके फलस्वरूप जो दलित वर्ग के लोग थे वो नौकरियों में और स्कूल कॉलेजों में अच्छी संख्या में आने लगे थे। लेकिन जो सामाजिक रूप से भेदभाव का जो दंश था वो उनको भी झेलना पड़ा था। तो इनकी ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है। दूसरा, आपने बताया कि जो काशीराम जी से पहले दलित आंदोलन की क्या स्थिति थी। देखिए, जो दलित समाज का आंदोलन है प्राचीन भारत और मध्य भारत उस समय भी चल रहा था। जैसे अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो
सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जातिवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया। और उस समय जो जो ब्राह्मण धर्म के नाम पर जो समाज में कर्मकांड और कुरीतियां थी और जाति व्यवस्था काफी कठोर हो गई थी, तो ये उस समय से चला आ रहा है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो कबीर और रविदास जी हैं मध्यकाल में, बसवना है जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय की नींव रखी। तो भक्ति काल में भी भिन्न भिन्न तरह के या सूफी संत का एक दौर आया था जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था पर कठोराघात किया था। उन्होंने गीत संगीत के माध्यम से मध्यकाल में जो ये संत थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से समाज को सुधारने की कोशिश करी, लेकिन ये सुधार नहीं पाए क्योंकि ये एक इनकी भी एक सीमा थी। कहीं ना कहीं हाँ। जैसे एक लहर तो चली गई थी उस समय से कि हाँ, लहर चल रही थी सुधारने की एक जो लहर होती है। हाँ, क्योंकि तो समाज में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का प्रयास भी होता है। बिल्कुल। तो ये एक प्रयास होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो इस विषय के ऊपर, तो हम भी समाज में जागृति फैला रहे हैं, तो हम भी अपना कुछ अंश इस आंदोलन को दे ही रहे हैं कि समाज या भारत है आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने। बिल्कुल। तो हमें भी ऐसे महापुरुषों पर चर्चा, आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका भी असर पड़ेगा। हाँ, तो ये कई लोगों का योगदान चीज ही लोगों तक पहुंचाती है और इसका बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है, ताकि ये लोग जानते हैं कि आजकल जो है इन महान हस्तियों के बारे में जो भी विचार हैं, तो वही एक दूसरे से एक लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं। क्योंकि जब मैं काशीराम जी के बारे में पढ़ता हूँ, उनके एक मित्र थे, मेरे को मित्र का नाम तो याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बुक गिफ्ट की थी, दीना भाना। हाँ, क्या नाम था? दीना भाना थे वो। हाँ, दीना भाना जी, उन्होंने एक बुक जो है गिफ्ट की थी, अम्बेडकर की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब उन्होंने ये बुक पढ़ी काशीराम जी ने, तो उनके अंदर बहुत सारे सवाल और एक अंदर से कुछ करने की समाज के लिए प्रेरणा पैदा हुई और अम्बेडकर को पढ़ने की और लालसा पैदा हुई। उन्होंने अम्बेडकर को बहुत पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने इस बुक के बाद जो है एक अपने पेरेंट्स को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने बताया कि जो है अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तो उस पत्र में क्या क्या कुछ हम काशीराम जी ने कहा, मुझे सर बताएंगे सर? हाँ, ये जो आपने ये जो दिलचस्प किस्सा आपने जो छेड़ दिया है, इसको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि जो काशीराम जी थे, इन्होंने बीएससी की थी और जो डीआरडीओ की जो लैब थी एक्सप्लोजिव रिसर्च की पूना में, उसमें वो कार्यरत थे। तो उस समय जो भगवान बुद्ध और अम्बेडकर की जयंती थी वो कैंसिल कर दी गई थी कुछ लोगों द्वारा। तो एक ग्रुप डी क्लास के एक कर्मचारी थे दीना भाना, तो वो उससे काफी नाराज हुए थे और उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। तो इसी सिलसिले में काशीराम जी भी रूबरू हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। तो उसी आंदोलन में शामिल होकर उनको पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे और उनका काफी विरोध भी हुआ काशीराम का कि तुम फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हुए भी फोर्थ क्लास ऑफिसर की मीटिंग में क्यों जाते हो। अच्छा। तो इससे हमें पता लगता है कि काशीराम जी अपने मन से ये नहीं सोचते थे कि मैं फर्स्ट क्लास अफसर हूँ या सरकारी नौकरी लगा हुआ हूँ। तो उनकी दिशा इस जो घटना ने काफी मोड़ दी और उनको जैसे कि दीना भाना के माध्यम से और इस आंदोलन में जुड़े होने के कारण उन्होंने अपनी समाज की स्थिति को काफी समझा। जैसे कि वो पंजाब से आते थे, तो पंजाब में सिख धर्म के प्रभाव के कारण भेदभाव का जो स्तर था वो बाकी भारत के मुकाबले काफी ठीक था, मतलब कि भेदभाव इतना नहीं था। लेकिन समाज में जब उन्होंने देखा कि मेरे समाज के लोग वो जो अपने महापुरुषों की छुट्टियां भी नहीं बना सकते, तो ये भी कितना दिलचस्प है कि मान्यवर काशीराम जी ने बुद्ध और अम्बेडकर की जयंती बनाने के लिए संघर्ष किया और आज हम उन्हीं की जयंती बनाने के लिए एक साथ हैं। तो ये भी काफी दिलचस्प है। तो और दूसरी बात, जो आप ये पत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो वो 7 साल के लगभग उन्होंने डीआरडीओ में काम किया, तो रिसर्च लैब असिस्टेंट के रूप में। तो वो भी काफी बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते थे। हाँ, तो उन्होंने जो अपने परिवार को पत्र लिखा कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा और ना कभी घर आऊंगा। और उस बाद में उस पत्र के बाद उनकी जो एक बहन थी, उनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद भी वो घर नहीं गए और एक बहन की शादी थी तो और माता पिता का भी देहांत हुआ, वो फिर भी नहीं गए और उन्होंने आजीवन अविवाहित होने की कसम खाई। जैसा कि आपने भी बताया था कि वो परिवार में सबसे बड़े थे। बिल्कुल। तो जब उन्होंने अपने समाज के लिए इतना कुछ किया है, तो आज के नेताओं को अगर हम देखें कपिल जी, तो आप ही बताओ, आज के नेताओं की क्या उनसे कुछ तुलना की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तो एकदम साफ स्पष्ट है
कि किस प्रकार से आज के जो नेता लोग हैं वो अपनी ही पारिवारिक जीवन में कितने व्यस्त हैं। और अपने बेटों को ही पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल पॉलिटिक्स में आगे सारी बढ़ाते हैं और फैमिली पार्टी बन गई। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें अक्सर होती हैं। तो सर मैं आपसे ये चीजें और जानना चाहूंगा, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो अगर हम नीचे तमिलनाडु में ले लें तो पेरियार का एक आंदोलन, पेरियार ने अपना आंदोलन खड़ा किया और अन्य लोग जो है यहाँ पर कुछ देखने को मिलते हैं। तो आजादी के बाद हम भारत में दलितों के लिए जो आंदोलन हुए उसको कैसे देखते हैं और किन लोगों ने कितनी भूमिका इसमें आंदोलन में दी। देखो, आजादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, वो भी आजादी के बाद उनका जो बुद्धिज्म का आंदोलन था वो भी काफी फैला था। जैसे कि पंजाब में दलित पैंथर पार्टी थी, उन्होंने दलितों के मुद्दे पर जो बुक वगैरह थी, साहित्य और मिशनरी गीत संगीत का उन्होंने प्रचार किया, ताकि जो दलितों के मुद्दे हैं, जहाँ पर गांव में या शहरों में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उनको समाज में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए उन्होंने दलित पैंथर मूवमेंट की शुरुआत करी। और अब देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आरपीआई पार्टी बनाई थी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो उसके जो डॉक्टर क्या नाम है, जो मान्यवर कांशीराम जी भी आरपीआई से एक बार जुड़े थे। तो लेकिन आरपीआई की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके 19-20 गुट बन गए थे और कांग्रेस के हाथों सारे नेता बिक गए थे। बिल्कुल। तो आरपीआई की हालत भी काफी खराब हो गई थी। और उस समय जो कांग्रेस में एक बड़े नेता थे बाबू जगजीवन राम, हाँ, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का एक बार अवसर मिला था उनको कि प्रधानमंत्री बनने के उनको वो प्रधानमंत्री जो पद थे उसके काफी निकट आ चुके थे। हाँ, वो इमरजेंसी के बाद में भी, लेकिन उनके साथ जगजीवन राम जी बड़े नेता थे। हाँ, वो रक्षा मंत्री भी रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं। जब हरित क्रांति का दौर आया तो वो कृषि मंत्री थे, और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो वो रक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने देश और रेल मंत्री भी रहे हैं, तो वो जिस भी विभाग में रहे हैं तो देश का विकास किया उन्होंने। लेकिन जो मान्यवर कांशीराम जी की सोच थी कि जो ऐसे नेता पैदा हुए हैं आजादी के बाद से, जो गांधी जी के साथ जो पूना पैक्ट था, वो पूना पैक्ट को काफी गलत मानते थे बिल्कुल कांशीराम जी, क्योंकि पूना पैक्ट के माध्यम से समाज में चमचे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अलग अलग तरह के जो राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए समाज को बेच देते हैं, तो इसके लिए 1981 में उन्होंने बुक लिखी चमचा एज की। तो देखा जाए तो कांशीराम जी से पहले जो समाज की स्थिति काफी कमजोर थी, क्योंकि कांशीराम जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पार्टी स्टार्ट की और अपने दम पर उन्होंने राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दे पर उन्होंने तैयार करी। तो मुझे ये आपने जो बात कही कि उन्होंने अपने आप में अपनी एक पार्टी स्टार्ट की, तो जो कांशीराम जी थे उन्होंने सबसे पहली पार्टी जो बामसेफ रही, और आज शायद उसका अगर मैं देखूं जो बामसेफ संगठन था, बाद में कर्मचारियों का संगठन था। हाँ, और बाद में उन्होंने DS4 की एक पार्टी बनाई, फिर बाद में BSP बनाया 1984 में। हाँ, तो अभी जो हाल ही में जो BSP है, तो उसके जो किस प्रकार से यहाँ तक वो पहुंच पाई, क्योंकि यहाँ तक मतलब कि अब तो BSP का हम डाउनफॉल ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इसमें जो पहले जो MLA और MP की सीट थी, राज्यसभा में सीट थी, और आपका एक सीट अभी BSP की केवल राज्यसभा में सीट बची है, और MP की तो आपका जो है भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना जो डाउनफॉल है BSP का, तो वो कैसे आया, और देखियो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। देखो, एक बात है कि जब भी कोई पेड़ बड़ा होता है तो कभी तो उसका टाइम आता है, कभी तो बुजुर्ग होता ही है ना। तो जब कोई नया, जैसे कि जब कोई नया नेतृत्व पैदा होता है तो उसमें थोड़ा घर्षण तो आता ही है, क्योंकि कांशीराम जी के बाद बहन मायावती जी आई, है ना। और कांशीराम जी का जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो काफी कैरिस्मेटिक थी, और वो लोगों को आकर्षित करते थे अपने तरीके से। उन्होंने भिन्न भिन्न तरह के नारों का यूज किया। हाँ। और उनकी एक रणनीति थी कि वो अपने आप को खुद अवसरवादी बोलते थे। अवसरवादी का मतलब ये है कि जो दलितों की जो स्वायत्त राजनीति है, तो दलितों को समाज में हमेशा दबाया गया, उनको कभी लाभ के मौके नहीं मिले हैं। तो उनका ये मानना था कि हम अवसरवाद के तरीके से किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, एक बार मुलायम सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो उनका यही था कि सत्ता में हिस्सेदारी रहेगी और अपनी शर्तों पर वो सत्ता लेंगे। और दूसरी बात है कि जो उन्होंने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे,
इंडियन ऑर्गेनाइजर और जो बहुजन संगठक। तो उन्होंने और उनके नारे भी काफी आकर्षक थे, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 3M से सावधान रहना चाहिए, मनी माफिया और मीडिया। और उन्होंने नारा दिया कि उन्होंने नारा दिया था जैसे तिलक तराजू और तलवार वाला। तो वो नारा उन्होंने 1982 के समय में दिया था, जब भारत की स्थिति और जो दलितों की स्थिति वो काफी निम्न स्तर की थी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये नारा काफी हिंसक है, क्योंकि दूसरे समाज के लिए काफी दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन मान्यवर कांसीराम के जीते जी जो सबसे पहले सांसद थे वो अपर कास्ट समाज से थे, जैसे कि ब्राह्मण से जो सतीश चंद्र मिश्रा जो आज भी हैं, वो उन्हीं के दौर से हैं। तो उन्होंने जो नारे दिए थे वो उस समय के जो मानसिक स्थिति थी या मनोवैज्ञानिक तौर पे उनकी स्ट्रेटजी थी कि वो दलितों को एक बार इकट्ठा करें। लेकिन उनका ऐसा हिंसा में कोई विश्वास है, जो आजकल जो माओवादी बोलते हैं ना कि हम आदिवासियों को दिलाएंगे हिंसा के नाम पर, तो उनकी ऐसी कोई रणनीति नहीं थी। और जो क्रिस्टोफर जेफरलेट है जो समाज शास्त्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, कि वोट के माध्यम से ही हम समाज में परिवर्तन लेके आए, और ये सिर्फ वोट के माध्यम से ही लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र का सपना देखा था कि जो निम्न वर्ग के लोग भी सत्ता में हिस्सेदारी लें, तो मान्यवर कांसीराम का जो ये बीएसपी पार्टी थी वो एक टूल थी, एक माध्यम थी कि, और ये सक्सेसफुल भी रही। हाँ, सक्सेसफुल भी रही। जो आपका ये जो एक बयान आया कि अब स्थिति काफी खराब है, अब जैसा स्थिति खराब ये है कि जो कांसीराम जी की मृत्यु के बाद भी मायावती की जब सरकार आई, 4th टाइम वो जो सीएम बनी, तो वो अपने दम पर आई थी, फुल बहुमत की सरकार थी। और एक जो उनकी जो पार्क वगैरह या स्टैचू वगैरह बनाते हैं, इसके प्रति भी मीडिया द्वारा या पूंजीपतियों द्वारा, जो पूंजीपति वर्ग की जो मीडिया उसके द्वारा काफी दुष्प्रचार किया गया कि ये जो गलत चीज है। लेकिन आप एक चीज मानिए, जब दलितों को कई जगह मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और उनको तिरस्कार की भावना से देखा जाता था, तो उन्होंने अपने खुद की आइडेंटिटी बनाई ताकि वो पार्क में जाके अपने महापुरुषों को याद कर सके। बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता है ये तो हर किसी के लिए अच्छी चीज है, अगर हम उनको या किसी के लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करके दे रहे हैं। और अगर कोई कमजोर वर्ग आगे जा रहा है तो पूरे समाज को ही फायदा है। बिल्कुल, से पूरे समाज को फायदा है। वहां जाकर के उसको सिंबलाइज करना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम उसकी खुद के सिंबल से ले लें, जैसे आपने अभी बताया भी था मुझे कि इनका जो कांसीराम जी का खुद का था, उन्होंने एक सिंबल पर ज्यादा फोकस किया। तो सिंबलिज्म कैसे, कहाँ से, इसके बारे में? सिंबलिज्म अगर देखा जाए तो इरविंग गोफमैन की एक थ्योरी है, मैं समाज शास्त्र के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी समाज के ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है, स्टिग्मा का मतलब है कि समाज को, जो दूसरा समाज है उसको एक उनके किसी एक विशेष प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी समाज को ये तय करता है कि वो कम है, उसको कम सम्मान देता है किसी व्यक्ति या समाज को, तो उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। बिल्कुल। तो वो अपने एक स्ट्रेटजी अपनाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताता नहीं, और अगर बताता भी है तो उस आइडेंटिटी को वो थोड़ा कवर करने की कोशिश करता है कि उसको एक बातचीत के माध्यम से उसको ये दिखाता है कि ये मेरा पहलू नहीं है। वो अपने आप को एक रिक्रिएट करता है कि नहीं, मैं उस समाज से हूँ लेकिन मेरे अंदर ये गुण है। तो उसके अंदर एक ये भावना आ जाती है कि मेरे ये जो समाज है, इससे जो दूसरे समाज के लोग मुझे निम्न समझते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढता है कि अपनी आइडेंटिटी बनाए, है ना। तो ये एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी है, क्योंकि जो समाज उसकी जो एक आइडेंटिटी सोचता है कि एक जाति में वो पैदा हुआ है तो उसकी इतनी इज्जत हमें देनी है। लेकिन जब उसी जाति का व्यक्ति वो ये बताता है कि मेरी काबिलियत है वो, और जो अपने एक चिन्ह है और स्मृति चिन्ह या वो अपनी इमेजिनरी ऐसे करता है कि दूसरे समाज के लोग भी उसको पॉजिटिव नजर से देखें। बिल्कुल। तो ये एक आइडेंटिटी बनाता है अपने तरीके से। और एक तो हम समाज में पॉजिटिविटी का संदेश दे रहे हैं, पॉजिटिविटी छोड़ रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है। और इसमें एक लोग जो भी ऐसे व्यक्ति फिर अपने आप को जो है पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं, इस चीज को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छी चीज है। ये कहीं ना कहीं एक समाज में सुधार की ही निशानी है, तो अच्छी चीज है। तो दूसरा सर, मैं आपको दूसरी तरफ एक क्वेश्चन की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा, जो अगर हम देखते हैं कि ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इन महान व्यक्ति को, कांसीराम जी को और अन्य जो व्यक्ति रहे हैं, तो आप कांसीराम जी को सोशल जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ आपका
जो सोशियोलॉजी में बहुत गहन अध्ययन है और आप इस पर काफी अच्छी पकड़ है आपकी, तो आप इसको कैसे बताएंगे? देखियो, जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो सामाजिक आंदोलन है उसके बारे में अलग अलग बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने उनके बारे में अच्छा विश्लेषण किया है कि सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं। तो जो ये मैक्स वेबर का एक कंसेप्ट है कैरिस्मेटिक लीडर का, कि जो जो भी संगठन होता है उसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी भी होती है, कि वो तर्क के आधार पर समाज में हायरार्की होती है। जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में देख ले तो हम जो निचले क्लास का, जो नीचे पद का जो अफसर होता है वो बड़े अफसर की मानता है, और जो बड़े अफसर की जो इज्जत होती है वो इसलिए होती है कि वो रूल फॉलो करता है। तो इसको बोलते हैं तर्क के आधार पर किसी आदमी को आदर देना या उसका ऑर्डर मानना। और दूसरा होता है कि हम किसी आदमी को कैरिज्मा या उसका ऑरा ऐसा हो, या उसको बातचीत का या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि लोग नियम कायदे छोड़ के उसकी ही बात पर जोर दें। तो कांशीराम जी के अंदर ये गुण था कि या तो उनकी मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर हम उनका इतना प्रभाव था कि उनके अंदर एक लोगों को बांधने की शक्ति थी, और ये हर किसी में नहीं होती। तो ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है कैरिस्मेटिक लीडर का। ये कंसेप्ट हमें कांशीराम जी के जो सांगठनिक जो कार्यशैली है उसको समझने में हमारी मदद करता है। दूसरा जो ये है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स वेबर ये इमाइल दुर्खीम की है, कि कलेक्टिव कंसाइंस मतलब कि लोगों की सामूहिक चेतना बनाना। तो कांशीराम ने भी और उनकी नेता जो बहन मायावती हैं, उन्होंने भी अपने पार्क और मेमोरियल के माध्यम से और साहित्य का प्रचार प्रसार के माध्यम से जो दलित समाज है उसमें एक नव चेतना का एक ऐसा फैलाव किया कि जो समाज हाशिए पर खड़ा था उस वर्ग के लोगों ने अपने ऊपर प्राउड फील किया कि अपने इतिहास को समझा। तो कलेक्टिव कंसाइंस, और जब हम ये जयंती बनाते हैं महापुरुषों की, तो इससे क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो किसी पब्लिक सेरेमनी में जाते हैं तो उनके अंदर एक एकता की भावना पैदा होती है। बिल्कुल, है ना। तो दूसरा ये जो सोशल मूवमेंट है इसमें उतार चढ़ाव का दौर आता रहता है, तो ये भी समाज शास्त्र में है। और दूसरी बात है कि जो आप बोल रहे हैं कि समाज की जो ये बीएसपी पार्टी है इसकी हालत कभी निम्न स्तर पर है, तो इसमें उतार चढ़ाव तो आता रहता है, क्योंकि जब कांशीराम के बाद बहन मायावती का एक समय आया और समाज में भी जब समय बदलता है तो उनको अपने तरीके भी बदलने चाहिए ना। तो ये न्यू सोशल मूवमेंट नाम की एक चीज है अभी जो समाज शास्त्र में है, कि इसमें जो नए प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को भी पूरी इज्जत देनी पड़ेगी। अब वो पहले का दौर नहीं है कि एक लीडर के नीचे लोग आएंगे। अब हर कार्यकर्ता को, हर वोटर को अपने से जोड़ना, कदम ताल मिलके जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोगों से दूरी बना लेंगे तो फिर लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे। जैसा कि हाँ, तो सर जैसे कि अभी अगर हम देखें कि बीएसपी की जो अभी प्रेजेंट में हालत, तो बीएसपी की कोर फिलोसॉफी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आखिर बीएसपी की कोर फिलोसॉफी क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि ये तबका है अब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ मूव कर रहा है। जो दलितों का तबका है, इनका जो वोट बैंक है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि अभी नई न्यूली जो भी पार्टी है, चंद्रशेखर की जो पार्टी है भीमा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है जुझारू है वोट देने के लिए, और यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है तो आप कैसे इनको बताएंगे? और बीएसपी की मैं आपसे कोर फिलोसॉफी जानना चाहता हूँ कि क्यों जो है आज बीएसपी के प्रति शायद लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, या तो उसमें ट्रस्ट में कमी आई है, विश्वास में कमी आई है, तो आप इसको कैसे सर बताएंगे? देखिए, जो आपने ये लंबा चौड़ा सवाल किया है इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बीएसपी कोर फिलोसफी है कि इसका जो दर्शन क्या है बीएसपी का। तो बीएसपी का दर्शन तो वही है कि जो महापुरुषों के विचार थे भगवान बुद्ध को, कि समाज में एकजुटता पैदा करना है और जातिवाद को खत्म करना है। लेकिन इसके तरीके अलग अलग हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा करी थी कि जो डॉक्टर अंबेडकर रास्ता था कि जाति को हमें खत्म करना है, लेकिन कांशीराम जी ने इसका उल्टा किया। उन्होंने कहा कि जाति तो इतने महापुरुष थे, कोई खत्म कर नहीं पाया तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने किया कि हम जाति को खत्म नहीं करेंगे, हम जाति को यूज करेंगे। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में इतना जातिवाद मतलब जातिवादी मान लो या फिर भिन्न भिन्न जाति के नेताओं को इकट्ठा किया, उनमें जाति चेतना पैदा की। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं यह भी बोलना चाहूंगा
कि इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये देखने लगी, जो बीएसपी में अगर हम जब देखें, जब बीएसपी बनी तो वहां पर जो टिकट दिए जा रहे थे तो अक्सर ब्राह्मण लोग, कई जैसे हाँ, सत्य आपने मेंशन भी किया, सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र जी का मेंशन किया, तो काफी गद्दावर इसमें अच्छे खासे नेता रहे हैं बीएसपी को जो होल्ड करते हैं, और भी अन्य बहुत सारे नेता रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, और जो अच्छे वर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जो अभी एक एमएलए है, सिर्फ एक एमएलए, वो भी ठाकुर समाज। वो भी ठाकुर समाज से जो भी एक एमएलए है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को इंटरेस्टिंग है। तो हाँ सर, आप कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि जो कांसीराम जी की कोर फिलोसफी है, जैसे कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उसमें बहुजन शब्द को मेन रखा। तो बहुजन समाज का मतलब क्या होता है कि बहुजन समाज का मतलब है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, तथाकथित निम्न वर्ग के लोग कहना चाहिए हमें, कि जो SC ST OBC के लोग हैं और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको एक बहुजन शब्द दिया। हाँ, तो बहुजन शब्द ये नहीं है कि जो दूसरे जो अल्पजन के लोग बच गए, उनके विरुद्ध कोई धारण, उनके विरुद्ध कोई समूह है कि उनको हमें कुछ बुरा करना है। बुरा कुछ नहीं करना, बस यही है कि जो जाति के आधार पर समाज बटा हुआ है और जिसको हक हुकूक से दूर रखा गया है, जिसके थाने पुलिस में मतलब डांट फटका कर भगा दिया जाता था, कोर्टों में उसकी सुनवाई नहीं होती थी, आप भी देखते हो, और पावर की पोजीशन थी उसमें उनका वो नहीं था। तो कांसीराम जी का नारा भी था कि आरक्षण से लेंगे DMSP और वोट से लेंगे PMCM। हाँ। तो उनके जितने भी नारे थे, जैसे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनके जितने भी नारे थे, एक लोकतंत्र को जो नीचे के तबके थे उसमें आत्मसात करने का था। क्योंकि जब समाज में देखते हैं कि दलित समाज में या पिछड़े समाज में जब उसके जो धर्म के लोग हैं उन्हीं को आत्म सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, तो उनमें कुछ न कुछ ये भावना आ जाती है कि हमारा कोई नहीं है। हाँ, है ना। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इससे लोकतंत्र को भी काफी खतरा होगा, है ना। तो उनकी कोर फिलोसफी तो यही थी। उसमें हाँ कई स्ट्रेटजी अलग थी, जैसे कि एक तो नारों की फिलोसफी थी, दूसरा वो साइकिल यात्रा बहुत करते थे। हाँ, क्योंकि संसाधनों की कमी होती थी, और जो मनी माफिया मीडिया का उन्होंने बताया कि ये जो मनी है, मतलब पूंजीपति है, मनु माफिया और मीडिया। तो जो मनुवादी बोलते थे, वो जो ताकतें होती हैं जो समाज में विघटनकारी माहौल बनाती हैं, उनको वो मनुवादी पार्टियां या मनुवादी बोलते थे। और जो मीडिया है, मीडिया का हम आज भी देख लें, और जो माफिया है मतलब गुंडागर्दी। तो इसके माध्यम से जो समाज में जो वोट थी उनकी वैल्यू नहीं थी। तो उन्होंने एक नारा और दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो उनके जितने भी नारे थे, आप कभी बैठ के सोचना कि आपको एक भी हिंसक नारा नहीं दिखने नहीं लगेगा। और जो उनका जो नारा था ना, तिलक तराजू तलवार वाला, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है आज तक जो ये दिखाए कि उन्होंने वो नारा ऐसा दिया था। तो क्या पता विरोधी लोगों ने दिया जा रहा है, वो मैटर कर सकता है। तो कोर फिलोसफी जो आपने बताया, कोर फिलोसफी यही थी कि, और जो इनकी ये जो कोर फिलोसफी है उसको तो राहुल गांधी भी अपना रहे हैं। हाँ। जो जाति जनगणना का मुद्दा है, और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हमारे 27 OBC मंत्री थे। हाँ। वो अभी बोल रहे हैं ना। हाँ, तो उनकी जो विरासत है, विरासत तो बढ़ रही है। उनकी जो कांसीराम जी की जो विचारधारा है, वो आप ये नहीं सोच सकते कि BSP खत्म है तो विचारधारा खत्म है। हाँ। विचारधारा तो कोई भी अपना सकता है, और समाज में धीरे धीरे हर समाज के लोग उनको अपना रहे हैं। अगर हम जातिवाद को नहीं मानते, अगर अपर कास्ट का जो लोग है, अगर वो अपने मित्रों को चुनने में ये नहीं देखता कौन किस जाति का है, तो उनकी विचारधारा फैल रही है ना। तो ये थोड़ी सोच सकते हैं कि एक पार्टी, या जैसे कि हम ये नहीं मानते कि बहन मायावती उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी है। हाँ, राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकती है, लेकिन उनको अपना तो जीवन में कोई भी सकता है ना। सही बात। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हमने देखा है कि जो कांसीराम जी अपने जो राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, इनको मानते हैं। तो अम्बेडकर और कांसीराम जी के जो कार्य करने की जो तरीका था, क्या उसमें कोई डिफरेंस हम देखते हैं? हाँ, ये जो मुख्य बिंदु है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये समझना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि कोई भी महापुरुष जिसको हम मानते हैं 100% फॉलो नहीं कर सकते, और वो उस समय या संदर्भ के हिसाब से ठीक हो सकते हैं। तो अम्बेडकर जी भी काफी पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, जो भारत का संविधान भी उन्होंने बनाया। और उनके पद चिन्हों पे चल के मान्यवर कांसीराम जी ने भी
उनकी विचारधारा को लागू करने की कोशिश करी कि, लेकिन लागू करने की जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। हाँ, वो तरीका देखा अलग हो एक सकता है, तरीका तो यही है कि अगर हम वैसे हंसी मजाक में ही देख लें तो डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कोट पैंट में रहते थे और टाई में थे, लेकिन कांसीराम जी कभी ऐसे आपको नहीं दिखेंगे। हाँ, है ना। और दूसरी बात ये है कि वो जो कांसीराम जी का ये मानना था कि जो किताबें वगैरह जो ये हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं मोस्टली, तो ये किताबें वगैरह पढ़ने के लिए हर किसी के पास समय नहीं होता। कोई बेचारा रिक्शा चलाता है, कोई मजदूर है ना, तो हर आदमी किताबें नहीं पढ़ सकता और अशिक्षा भी फैली हुई थी। तो उन्होंने अपने तरीके से नारों को गढ़ा, ऐसे नारों को जो उनको आकर्षित कर सके और जो उनको एकजुट कर सके, जैसे कि मैंने आपको नारे बताया था। और दूसरा उनका ये था कि जो जाति है, जाति डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि जाति को नष्ट करना जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन कांसीराम जी की सोच थी कि जाति को तो अगर कोई करेगा तो ब्राह्मण या अपर कास्ट के समाज से आवाज आनी चाहिए ना। अब कोई लोअर कास्ट आदमी ये बोलेगा कि मैं जाति में विश्वास नहीं करता, तो लोग यही बोलेंगे कि तुम मानो या ना मानो, समाज तो तुम्हें निम्न मानता ही है ना। तो अगर जाति को नष्ट करना है तो जो अपर कास्ट समाज है या सारे समाजों को मिलकर एक जोर देना पड़ेगा ना। तो जब तक समाज में जो जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जाति के माध्यम से उन्होंने लोगों को एकजुट किया, है ना। दूसरी बात है कि उन्होंने जो आरपीआई पार्टी बनाई थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उसको छोड़कर उन्होंने यूपी में अपनी पार्टी का बेस बनाया, जो यूपी में ही सफल हुई। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, ये आपने अच्छा बताया कि किस प्रकार से यूपी में ये सफल हुई। तो जो कांसीराम जी और अन्य, मैंने आंदोलन के बारे में अध्ययन किया तो मैंने देखा अक्सर जो आंदोलन है वो यूपी के गढ़ से ही, यूपी से ही अपना गढ़ स्टार्ट करते हैं, मतलब ज्यादा जो जो फिलहाल के जो आंदोलन। हाँ, तो ऐसा यूपी के अंदर क्या है? देखिए, जो आज के आंदोलन है वो यूपी में ही ज्यादा शुरुआत होती है। जैसे कि चंद्रशेखर राव की भीम आर्मी है, वो भी यूपी से ही अपने आप को मानती है ना, तो उन्हीं से उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो यूपी और जो पंजाब का जो एरिया है वो आर्य समाज के समय से यहाँ पर दलितों की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन हुआ था। जैसे कि आर्य समाज में जो शुद्धि आंदोलन था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, और जो आदि हिंदू आंदोलन था यूपी में, अच्युतानंद उसके वो हाँ, मेन स्टार्ट किया था। और पंजाब में भी ये जो आंदोलन था आदि धर्म समाज का आंदोलन था। तो वैसे तो ये दक्षिण भारत में भी आंदोलन थे, आदि द्रविड़ आंदोलन, आदि हिंदू आंदोलन और आंदोलन थे। लेकिन जो यूपी और पंजाब में ये इनकी जो उर्वरक भूमि थी, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा है और कर्मकांड का भी काफी जोर था। तो आर्य समाज से जो और आदि हिंदू आंदोलन थे, उसी समय से ही यहाँ पर जो पंजाब और यूपी है ये काफी अच्छी इन्होंने बेस तैयार किया था कि जो कि आगे चल के जगजीवन राम और जो कांसीराम है यहाँ पर काम कर सके। बिल्कुल। तो ये चीजें तो मैं मानता हूँ। वैसे तो मान्यवर कांसीराम जी पंजाब में पैदा हुए थे, और इन्होंने जो अपना कार्य स्टार्ट किया था वो महाराष्ट्र से किया था, जो पूना में फैक्ट्री में काम करते डीआरडीओ में। लेकिन पंजाब में जो महाराष्ट्र के आंदोलन थे वो काफी कल्चरल तौर पर काफी अच्छा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो काफी वहां पर उनको ऐसा लगा नहीं। तो सबसे पहले तो 1981 में जब DS4 बनी थी तो उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले इलेक्शन स्टार्ट किए थे। लेकिन यूपी ये है कि यूपी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो कांसीराम ने क्या पता ये सोचा हो कि ये सबसे बड़ा राज्य है, सबसे पहले यहीं पर अपना जोर लगाया जाए, है ना, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, ये जवाहरलाल नेहरू भी वहीं थे। हाँ, ये तो सर कहावत भी है कि अगर पूरा देश जीतना है तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यूपी पे किया जाता है। तो सबका पॉलिटिकल पार्टी को सबसे फोकस जो होता है यूपी पर होता है, यूपी के चुनावों पर होता है। तो मैं सर आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा कि जिस प्रकार से आज के समय में कांसीराम के विचारों पर कितनी पकड़ है लोगों की और कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, और अन्य पार्टियां जो खुद को कांसीराम से जोड़ती हैं वो कितना कांसीराम जी के विचारों को मानती हैं और उनके कदमों पर चलती हैं। तो ये आप इसका जवाब सर आप अपने तरीके से दीजिए, आपका जो सोशोलॉजी से जोड़ते हुए इस पर आप अपना थोड़ा बताइए।
देखिए भिन्न भिन्न पार्टियां हैं जो वो अपने आप को मान्यवर कांसीराम जी का उत्तराधिकारी मानते हैं। अब तो लगभग सभी पार्टियां जो उनके मुद्दे हैं उनको उन्होंने अपना रहे हैं। जैसे कि बहुजन जो शब्द का यूज है अब हर कोई कर रहा है। जैसे कि अखिलेश है, तेजस्वी यादव जी हैं, वो हर कोई उनका यूज कर रहा है जो जाति जनगणना का मुद्दा था। जैसे कि जो वीपी सिंह के समय से ही जो ओबीसी को आरक्षण देने की जो मांग थी, उसको हर पार्टी अपना रही है। तो उनकी विरासत तो आगे बढ़ ही रही है। और दूसरा जो आज की स्थिति में देखे तो जो उन्होंने दलित समाज को जगाने के लिए काम किया और जो दलितों पिछड़ों को एक राजनीतिक तौर पर मजबूत किया, तो आज के दिन भी जगह बहन मायावती की आज रैली है, तो प्रयास तो हर जगह चल ही रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये तो भविष्य के गर्भ में है कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। अभी तो बीएसपी की हालत काफी खस्ता है और उनका जो उत्तराधिकारी भी फिलहाल जो आकाश आनंद जी हैं, उनके जो नए लीडर हैं, उनको भी बहुत कुछ उनको प्रूव करना बाकी है। अभी तो देखा जाए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्थिति काफी खराब है, लेकिन हम मान्यवर कांसीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप उनसे जुड़ा साहित्य पढ़ें और किताबें पढ़ें। जैसे आप भी बताते हो कि आप भी काफी अच्छा साहित्य वगैरह पढ़ते हैं, तो साहित्य पढ़ें और जो भी नॉवेल वगैरह है दलित आंदोलन को समझने के लिए, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पुस्तक है, उसको पढ़ें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप जो अपने देश है उसमें जो विभिन्न तरह के जो समाज है उनके बीच में कटुता कम करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका यही सबसे बड़ा योगदान होगा और यही कांसीराम जी को श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। तो सर आपसे मिलके और अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, तो आपका शुक्रिया। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारे कांसीराम जी पर हमने जो बातचीत की, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। देखिए ऐसी बहुत सारी महान हस्तियां हैं और जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है और ऐसे अन्य लोग हुए हैं, तो लेकिन अगर हमें कुछ योगदान अगर हम अपनी तरफ से दे सके तो यही होगा कि इनके विचारों को, इनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना और अपने तरीके से इनको पढ़ना, ताकि हम लोगों तक इन बातों को पहुंचा सकें। और इनको जानने का तरीका कई माध्यम हो सकते हैं, ज्ञान के कई सोर्स होते हैं जैसा आप जानते हैं, लेकिन उनको फैलाने के भी कई सोर्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो ज्ञान हमने इस चीज़ पर जो सर ने बताया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको फैलाएं। और अगर आप कोई मुद्दे पर, कोई पॉइंट पर, किसी भी इशू पर वीडियो चाहते हैं तो इस पे कमेंट बॉक्स पर लिखें, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएं। वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं सोच रहा हूँ वो लीगल इशू पे होगी। जिस प्रकार से मैं अपना जर्नी को कोर्ट में फेस करता हूँ, जो देख रहा हूँ मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी चीज़ मज़े आ रहे हैं और कई बार थोड़ा मुझे देखने को भी नई चीज़ें देखने को मिलती है जो मुझे हताशित करती है, डिमोटिवेट करती है, क्योंकि शायद जो हम पढ़ते हैं संविधान, हम जो पढ़ते हैं वो शायद देखने को ग्राउंड लेवल पर नहीं मिलता। तो यही सारी चीज़ें मैं फ्यूचर में कोशिश कर दूँगा आप तक पहुँचाने की। तो धन्यवाद, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।